डियर स्टूडेंट्स, सांख्यिकी के इस विषय में जो हमने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आपने समंकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेटा, इसके बारे में पढ़ा था। समंकों के प्रकार में प्राथमिक समंक क्या हैं? जो वे समंक जो अनुसंधानकर्ता ने पहली बार मौलिक रूप से एकत्रित किए हैं, प्राथमिक समंक हैं। द्वितीय या सेकेंडरी डेटा वे समंक हैं जो अनुसंधानकर्ता से पूर्व किसी और व्यक्ति या संस्था ने एकत्रित कर रखें और यह अनुसंधानकर्ता केवल अपने उद्देश्य से उनका उपयोग कर रहा है, तो वह द्वितीय समंक होंगे। जैसा हम सब जानते हैं कि जो हमारा अनुसंधानकर्ता किसी समस्या के समाधान के लिए रिसर्च कर रहा है, उसके लिए समंक समस्या समाधान का आधार हैं, नींव का काम करते हैं। यदि समंक ठीक प्रकार से एकत्रित कर लिए, जो समंक चाहिए वह सब समंक एकत्रित हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी समस्या का समाधान पा सकेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए, यदि हम कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और बिल्डिंग बनाने के लिए जो सामान चाहिए, हमें कारीगर चाहिए, हमें लेबर चाहिए, सीमेंट चाहिए, पत्थर चाहिए, ईंटें चाहिए, बजरी चाहिए। यदि इन सब की व्यवस्था पहले से हमने कर ली है, तो हमारा भवन ठीक प्रकार से बन पाएगा। आज हम ये जानना चाहेंगे कि समंकों का संकलन कैसे किया जाता है, यानी प्राथमिक समंक अनुसंधान कैसे एकत्रित कर सकता है। वे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे प्राथमिक समंक एकत्रित की जा सकते हैं? वे कौन से तरीके हैं जिनसे द्वितीय समंकों का एकत्रीकरण किया जाता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक समंकों का संकलन कैसे करते हैं। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटाज। जो सबसे सामान्य जो तरीका है प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने का, वह है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता जिन इकाइयों से उसे समंक एकत्रित करने हैं, उन इकाइयों से व्यक्तिगत संपर्क करता है। यह प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, जैसे मैंने उदाहरण दिया था क्लास में, मेरी समस्या ऐसे के क्षेत्र में 40 विद्यार्थी आते हैं, मैं उन 40 विद्यार्थियों के पास जाता हूँ, उनसे उनके अंक पूछता हूँ। तो ये मेरे लिए जो मैंने जिस विधि से समंक एकत्रित किए हैं, वह विधि कराएगी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। इस विधि के अंदर जो समंक एकत्रित किए जाते हैं, वह विश्वसनीय समंक होते हैं, और यह विधि वहाँ उपयुक्त होती है जहाँ आपका क्षेत्र सीमित होता है। सामान्यतः जब गोपनीय सूचना एकत्रित करनी होती है हमें, तो भी हम इस विधि का उपयोग करते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के माध्यम से जब समंक एकत्रित किए जाते हैं, तो वह मौलिक समंक एकत्रित होते हैं। उनमें शुद्धता अधिक होती है, उनमें एकरूपता बनी रहती है। इस कारण से इन समंकों का उपयोग जहाँ पर हमें अपना क्षेत्र सीमित है, जहाँ हमें समंकों में एकरूपता चाहिए, शुद्धता चाहिए, वहाँ इस विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं। इस विधि का सबसे बड़ा दोष है कि पक्षपात। व्यक्ति स्वयं सूचना एकत्रित कर रहा है, तो वह व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित हो सकता है।
जैसे मुझे क्लास में जो 40 विद्यार्थी हैं उनसे सूचना एकत्रित करनी है, तो मुझे लगता है जो अंग्रेजी माध्यम से विद्यार्थी पढ़ के आए ये ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैं थोड़ी बायसनेस उनके साथ हो सकती है इन कंपैरिजन टू रूरल एरिया से। या मुझे लगता है कि आज जो व्यक्ति ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है उसके पास ज़्यादा समय लगाऊंगा सूचना एकत्रित करने में। तो यानी व्यक्तिगत पक्षपात का आधार हो सकता है। मैं बॉयज़ से ज़्यादा अच्छी सूचना प्राप्त करता हूँ, गर्ल्स से कम करता हूँ, ये कोई व्यक्तिगत पक्षपात की भावना आ सकती है। और जहाँ विस्तृत क्षेत्र होता है वहाँ पर इस विधि का मैं प्रयोग नहीं कर पाता हूँ। इस विधि के अंतर्गत समय, श्रम और धन अधिक लगता है। तो इस जब अनुसंधानकर्ता इन गुण दोषों का प्रयोग करके ये तय करना चाहिए कि उसे कि मुझे इस विधि से समय एकत्रित करने हैं या नहीं करने हैं। इस विधि जब समय का एकत्रित करें तो थोड़ी सी सावधान रखें, तो इनके जो दोष हैं उन दोषों से बचा जा सकता है। कि हम पहले से तय कर लें कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, तो हम चाहे किसी भी प्रकार का विद्यार्थी हो, हमारी कार्य में किस प्रकार विविधता वाला व्यक्ति हो, उससे वही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बायसनेस के प्रश्न खत्म हो जाएंगे हमारे, और सबसे एक जैसे प्रश्न हमें पूछे जाना हमारे लिए संभव हो पाएगा। तो ये पहली विधि है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। डायरेक्ट जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है, ओरल इन्वेस्टिगेशन है। दूसरा हमारा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। इस विधि के अंतर्गत सूचना उस व्यक्ति से नहीं पूछी जाती जो संबंधित व्यक्ति है, बल्कि उसके बारे में जो दूसरे व्यक्ति जानकर रखते हैं उनसे सूचना प्राप्त की जाती है। जैसे मेरी क्लास में राम विद्यार्थी पढ़ता है, मैं श्याम जो उसका मित्र है उसके पास जाता हूँ कि यार तुम्हारे राम के अंक कितने आए, और मैंने उससे सूचना प्राप्त करके लिखी है। तो ये प्राथमिक समंक तो होंगे, लेकिन ये अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि से एकत्रित किए गए समंक होंगे। यह विधि उस समय उपयोग में ले जाती है जब हमारा तुलनात्मक क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो, सभी इकाइयों से संपर्क करना कठिन होता हो। तो हम एक ग्रुप में से कुछ व्यक्ति चुनते हैं, उन चुने व्यक्तियों से सबके बारे में सूचना एकत्रित कर लेते हैं। जैसे अपने फ्रेंड सर्कल, तुम्हारे के मेरे 5 मित्र हैं, तो मैंने एक को पिक किया और उससे 4 के बारे में और सूचना प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार की जो मेथड है, उस मेथड जो हमारा क्षेत्र बड़ा होगा तो उपयोग में लाए जा सकते हैं। इसमें थोड़ा तुलनात्मक रूप से पैसा कम लगता है, श्रम कम लगता है। इस विधि में भी सूचनाएं गुप्त रहती हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें दोष भी हैं इस विधि के। यहाँ भी पक्षपात रह सकता है, एकरूपता का अभाव रहता है, क्योंकि सूचनाएं व्यक्ति का मानसिक स्तर में एक जैसा नहीं रह पाता है। तो सावधानियां यहाँ भी वही रखनी चाहिए जो हमारी पहले थी, कि हम जब चूज करें तो ये पता लगना चाहिए कि वह उसके बारे में पूरी सूचनाएं हमको दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। पहले से पूर्व प्रश्नावली तैयार कर लें और फिर सूचना प्राप्त करेंगे तो हम ठीक प्रकार से सूचनाएं प्राप्त कर पाएंगे। तो अब हमने जो 2 विधियां पढ़ी, इनमें बेसिक अंतर क्या है? पहली विधि में संबंधित व्यक्ति से सूचना प्राप्त की जाती हैं, दूसरी विधि में संबंधित व्यक्ति सूचना न प्राप्त करके उसके दूसरे व्यक्तियों से, जो संबंधित व्यक्ति हैं उनसे सूचना हम प्राप्त करते हैं। जो हमारी तीसरी विधि है जिससे हम प्राथमिक समंकित कर सकते हैं, वो स्थानीय संवाददाता के माध्यम से। जब हमारा क्षेत्र तुलनात्मक से अधिक विस्तृत है, जहाँ पर अनुसंधानकर्ता स्वयं सभी जगह पर नहीं जा सकता है, तो वो अपने कुछ प्रतिनिधि वहाँ पर नियुक्त कर देता है। क्या भेज देता है? वह प्रतिनिधि
जाकर संबंधित व्यक्तियों से, संबंधित इकाइयों से सूचना प्राप्त करते हैं। तो ये सूचना का तरीका होता है जिसमें स्थानीय संवाददाताओं के माध्यम से हम सूचना प्राप्त करते हैं। इनमें अनुसंधानकर्ता उन स्थानीय संवाददाताओं का अपना उद्देश्य ये सब बताता है और उस उद्देश्य के अनुसार वे सूचनाएं प्राप्त करते हैं। जैसे कि समाचार पत्र, हमारे समाचार पत्र के अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं वो संवाददाताओं के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं कि वो उनके क्षेत्र में कि कौन सी घटना घटित हुई, वह घटित सूचना की जानकारी अपने संबंधित अनुसंधानकर्ता को या मुखिया को देते हैं, वह उनको प्रकाशित करता है। तो ये विधि वहाँ उपयुक्त है जहाँ पर हमारा क्षेत्र बड़ा है, जहाँ पर समय और धन की हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम उनका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम कम पैसा करके भी बड़ी क्षेत्र से अपनी सूचनाएं प्राप्त कर पाएंगे। इसका दोष क्या होता है, इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि इसमें मौलिकता का भाव नहीं होता क्योंकि अनुसंधानकर्ता सूचनाएं एकत्रित करते समय स्वयं उपस्थित नहीं होता। संवाददाताएं सब अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग योग्यताधारी होते हैं, इस कारण से उनमें अलग परिस्थितियों में सूचना एकत्रित की जाती है, उनमें एक रूपता का अभाव होता है और जो संवाददाता है उनका व्यक्तिगत पक्षपात भी उन सूचनाओं में निहित रहता है। और चौथी विधि है हमारी प्रश्नावली के माध्यम से। अब तक जो सूचनाएं तीनों विधियां पढ़ी हैं इनमें हम कोई प्रश्नावली तैयार नहीं करते पहले से, या तैयार करते तो अपने पास में रखते हैं और उसके आधार पर सूचना एकत्रित करते हैं। अब जब हम प्रश्नावली के माध्यम से सूचना एकत्रित करते हैं तो हम पहले से कुछ क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं और वो क्वेश्चन या प्रश्नावली संबंधित व्यक्ति को भेज देते हैं कि वह उनको भरकर हमको वापस लौटा दे। इस प्रकार जो सूचनाएं हमारे पास में जो सूचक होंगे वो प्रश्नावली को भरकर वापस हमको लौटाएंगे। इस प्रकार जो सूचनाएं प्राप्त होंगी वो प्रश्नावली के माध्यम से सूचना प्राप्त होंगी, वो मौलिक समंक होंगे क्योंकि हम पहली बार एकत्रित कर रहे हैं। ये विधि वहाँ पर उपयुक्त होती है जहाँ पर क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा होता है, पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, इस विधि का विशेषता यह है कि इसमें भी मौलिक सूचनाएं हमको प्राप्त होती हैं। तुलनात्मक से पैसा हमारा कम लगता है, अशुद्धि की संभावना कम होती हैं क्योंकि जो प्रश्नावलियाँ क्वेश्चन बनाए हैं वो हमने एम्बिग्यूटी कम से कम हो ये प्रयास करते हैं पहले से। इस कारण जो सूचना एकत्रित होंगी उसमें अशुद्धि की संभावना भी कम होंगी और बड़े क्षेत्र से हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा दोष होता है कि जो सूचक है जो प्रश्नावली भर रहा है वह क्वेश्चन को किस प्रकार समझता है। यदि उसने गलत समझा है क्वेश्चन को, सूचनाएं भी गलत प्राप्त होंगी। यानी हमारे पास में जो अस्पष्ट और अपूर्ण सूचनाएं भी प्राप्त हो सकती हैं। हो सकता है सभी सूचक सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दें, कुछ प्रश्नों को गलत उत्तर दे सकते हैं और इसका क्षेत्र केवल शिक्षित जो हमारे क्षेत्र में आते हैं वही व्यक्ति इनका इस माध्यम से सूचनाएं दे सकते हैं। और अंतिम विधि है जिसके माध्यम से प्राथमिक समंक एकत्रित जाते हैं वह अनुसूची के माध्यम से। अनुसूची के अंतर्गत में हम क्वेश्चनायर तैयार करते हैं, लेकिन इनको भरवाने के लिए हमारा अनुसंधानकर्ता स्वयं जाता है या कोई एजेंट जाता है, वह क्वेश्चन पढ़कर सुनाता है और उसके उत्तर स्वयं लिखता है। तो कोई भी एम्बिग्यूटी होती है तो हमारा जो सूचना देने वाला है वह स्पष्टीकरण सामने वाले व्यक्ति से प्राप्त कर सकता है, इसलिए अशुद्धियाँ होने की संभावना इस विधि में कम होती हैं। प्रश्नावली के अंतर्गत कोई बताने वाला नहीं होता उनको कि प्रश्न कैसा है, किस संदर्भ में पूछा जा रहा है, जबकि अनुसूची में
यह सुविधा होती है कि हमारा जो प्रगणक है या सूचना एकत्रित करने वाला व्यक्ति है वह उस अनुसूची के साथ उसके सामने उपस्थित होता है। यह विधि भी वहाँ उपयुक्त है कि जहाँ पर तुलनात्मक कम पढ़े लिखे लोग हैं जो प्रश्नावली का सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, वहाँ पर यह क्वेश्चन समझाकर उनसे संपर्क करता है। यहाँ भी व्यक्तिगत संपर्क होता है, यहाँ पर भी शुद्धतापूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती हैं हमको। यह विधि तुलनात्मक खर्चीली, क्योंकि अनुसंधानकर्ता को अपना एजेंट या अन्य व्यक्ति उसके पास भेजने पड़ते हैं, संपर्क करना पड़ता है, क्षेत्र में घूमना पड़ता है। इस कारण से यहाँ पर पैसा अधिक खर्च होता है, समय अधिक खर्च होता है। तो इस प्रकार इन 5 विधियों के माध्यम से प्राथमिक समंक एकत्रित की जाते हैं। इनमें से किस विधि का कब प्रयोग करना चाहिए, ये अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य पर, अपने क्षेत्र के आधार पर, अपने संसाधनों के आधार पर, शुद्धता के स्तर के आधार पर तय करता है इनमें से किस विधि का वह प्रयोग करेगा। अब हम देखते हैं द्वितीय समंकों का संकलन कैसे कर सकते हैं। द्वितीय समंक जैसा बताया कि 2 प्रकार के होंगे, प्रकाशित और एक अप्रकाशित। प्रकाशित समंक वे हैं जो कहीं भी पत्र, पत्रिका आदि में प्रकाशित हो चुके हैं। ये पत्र पत्रिकाएं निजी व्यक्ति प्रकाशित कर सकता है, सरकार भी प्रकाशित कर सकती है। उन प्रकाशित सूचनाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं, उनके प्रति खरीद सकते हैं, उनकी फ़ोटो स्टेट करा सकते हैं, किसी भी माध्यम से उनको प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा स्रोत होता है अप्रकाशित, यानी वे सूचनाएं जो अभी तक एकत्रित की जा चुकी हैं लेकिन अप्रकाशित हैं। जैसे कोई रिसर्च करने वाला व्यक्ति है, 2 साल तक उसने रिसर्च की, तो मैन्यूस्क्रिप्ट उसके पास तैयार है, बाद में उसका मन हुआ कि नहीं अब मुझे अनुसंधान नहीं करना, रिसर्च नहीं करनी है, वो छोड़ देता है बीच में। तो उसके पास में जो सूचनाएं एकत्रित हुई हैं अभी तक रिसर्च करने के दौरान, वह अप्रकाशित सूचना है। उसे संपर्क करके वह सूचनाएं हम प्रकाशित ला सकते हैं। इस प्रकार द्वितीय समंकों का संकलन किया जा सकता है। द्वितीय समंकों का संकलन करते समय अनुसंधानकर्ता को अपना उद्देश्य ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए कि वह अपने उद्देश्य के अनुरूप ही सूचनाएं एकत्रित करे, तभी वह समस्या का ठीक प्रकार से समाधान प्राप्त कर सकेगा। उसका क्षेत्र कैसा है, कितना बड़ा है, इन सब बातों पर निर्भर करता है कि वह प्राथमिक समंकों का उपयोग करेगा या द्वितीय समंकों का उपयोग करेगा और इनको किस प्रकार से वह एकत्रित करेगा। तो आज हमने पढ़ा कि प्राथमिक समंक और द्वितीय समंकों को हम कैसे एकत्रित करते हैं। आपको कभी भी कोई कठिनाई हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।